नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस। मिलवाएंगे आपको दिल्ली के बिना वर्दी वाले 68 वर्षीय ट्रैफिक प्रहरी से, जिन्होंने सड़कों की सुरक्षा का उठाया है बीड़ा। सॉइल टू फैब्रिक रेशम खेती को दे रहा है नए आयाम। इंदौर रेलवे की अनूठी पहल, चल रही है पटरी की पाठशाला। मिलिए उन माताओं से जिनकी ममता बन गई मिशन। लखनऊ की हमीदा बानो का जज्बा, महिलाओं को मुफ्त में दे रही हैं हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण। हमने अक्सर सुना है कि उम्र तो बस एक नंबर है, जज्बा होना चाहिए, और इसी जज्बे की एक जीती जागती मिसाल आपको दिखाने जा रहे हैं 68 वर्ष की उम्र में। जिस उम्र में लोग अपने घर परिवार के साथ आराम से वक्त बिताना पसंद करते हैं, उस उम्र में दिल्ली के मदन लाल रावल ने बीड़ा उठाया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, और बीते 40 सालों से वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं बिना थके, बिना रुके। शाम के वक्त दिल्ली के अशोक विहार से मॉडल टाउन को जोड़ने वाली सड़क पर जब हैवी ट्रैफिक रेंगता है और लाल बत्ती पर वाहन बेढंग तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी भीड़ के बीच एक शख्स दोनों हाथों से दाएं बाएं इशारे करता दिखाई देता है। ना वर्दी, ना पद, ना कोई अधिकार, लेकिन अनुशासन ऐसा कि ट्रैफिक बिना शोर शराबे के थमता चलता नजर आता है। आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब हर कोई जल्दी में है, कई बार ट्रैफिक रूल्स वायलेशन हो जाते हैं, और इन ट्रैफिक रूल्स वायलेशन की वजह से बहुत सारे लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को समझते हुए 68 वर्ष के एक व्यक्ति हर दिन यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सेवा का जज्बा ऐसा कि बीते 40 सालों से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कई परेशानियां, कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन अडिग हिम्मत और हौसले ने उनको विचलित नहीं होने दिया। किसी के लिए वो ट्रैफिक बाबा, किसी के लिए सीटी वाले अंकल हैं। असल नाम है मदन लाल रावल, उम्र 68 साल, लेकिन एनर्जी किसी जवान से कम नहीं। कैसे ये जज्बा आया आपको? क्या कुछ वो परिस्थितियां थी जिसने आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मजबूर किया? मैडम, आज़ाद मार्केट एरिया में हम लोग रहते थे, तो उस दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम लगा करता था, और हमें मेन रोड पे शॉप हुआ करती थी। तो जब देखते थे बहुत ज़्यादा जाम है, तो धीरे धीरे मन में जज्बा आया कि ये लोग जाम में फंस रहे हैं, कुछ हमें हेल्प करनी चाहिए। मेरे मन में जो भावना आई, उस भावना की वजह से मैं थोड़ा आगे अपना फील्ड में आना शुरू हुआ। उसके बाद मेरे एक ऑफिसर बहुत बढ़िया आए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सराहना की और मुझे प्रेरित किया मैं आगे आके सेवा करूं। मैं आगे उनको देखकर फिर मैं थोड़ा कुछ सीखा उनसे। फिर धीरे धीरे अपना जब फील्ड में आना शुरू हो गए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी या शर्म सी आती थी, वो धीरे धीरे शर्म खत्म हो गई। 68 वर्षीय मदन लाल रावल ने 1984 से ट्रैफिक संभालने का बीड़ा उठाया हुआ है। आज 40 साल से ज्यादा हो गए हैं। उनके गले में हमेशा एक सीटी लटकी रहती है और स्कूटी में ट्रैफिक कंट्रोल की लाइट बार रखी होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मदन लाल रावल पुलिसकर्मी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन बिना वर्दी वाले ट्रैफिक मैन के रूप में पूरे इलाके में जाने जाते हैं। हमने उन्हें तब देखा जब वो अशोक विहार मॉडल टाउन रोड पर जाम के बीच ट्रैफिक संभाल रहे थे। हम तो सामने रहते हैं, बराबर देख रहा हूँ। अंकल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये नहीं होते हैं बहू जी, तो जाम शाम को लग जाता है। ये शाम को आते हैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, रात तक यहाँ रहते हैं। ये जाम ही खुलवाते रहते हैं। 2 गाली भी सुनते हैं बेचारे। लोग आते कोई आते हैं 2 गाली भी दे के जाते हैं, फिर भी सुनते हैं, क्या करें, फिर भी सेवा करते हैं। सच्ची देश की सेवा करने वाले ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो पैसा लेकर भी सेवा अपनी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की परमात्मा खुद लंबी उम्र करे और इनको हमेशा स्वस्थ रखे। हम खुद कहते हैं अंकल कभी रेस्ट कर लो, आप पूरे दिन यहाँ सेवा कर रहे हो, रेस्ट कर लो, फिर भी लगे हुए हैं। इनके घर में कोई कमी नहीं है,
इनके बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नहीं मेरा मन है सेवा करने का, मैं करूँगा। लगभग 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और वो आज भी उसी जोश, उसी उत्साह के साथ ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। सिटी वाले ये अंकल अपने जोशीले अंदाज और अनुशासन से भीड़ को नियंत्रित करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो बात हुई सड़क की और अब बात कर लेते हैं रेलवे की। जी हाँ, इंदौर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। आज हम आपको एक प्रयास दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत खास है और ये प्रयास है पटरी की पाठशाला। इंदौर रेलवे स्टेशन से शुरू की गई जीआरपी की पहली पहल हमारी सवारी भरोसे वाली यात्री सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला रही है। इस नवाचार के तहत स्टेशन परिसर और उसके आसपास चलने वाले सभी ऑटो चालकों का सत्यापन कर उनके वाहन और पहचान से जुड़े विवरण एक ऑनलाइन डेटाबेस से जोड़े जा रहे हैं। हर सत्यापित ऑटो पर एक विशेष क्यूआर कोड स्टिकर लगाया गया है जिसे स्कैन करके यात्री चालक का नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, वाहन विवरण और पुलिस सत्यापन की स्थिति तुरंत देख सकेंगे। यह प्रणाली न केवल यात्री सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि संदिग्ध गतिविधि, शिकायत या सामान छूट जाने की स्थिति में भी ऑटो चालक की त्वरित पहचान संभव होगी। डिजिटल सुरक्षा और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में यह कदम रेल यात्रियों में विश्वास पैदा कर रहा है। टैक्सी वाले की पहचान करके उनको क्यूआर कोड दिया गया है, उसमें भी उनका पूरा पता है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। यात्री उसका नंबर लेकर ये विश्वास कर सकता है कि ये टैक्सी वाला जीआरपी से जुड़ा है और जीआरपी उसको यदि कोई अपराध करता है तो ढूंढ के ला सकती है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इंदौर जीआरपी की दूसरी पहल पटरी की पाठशाला रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाली बस्तियों में सुरक्षा और जागरूकता फैलाने का अभियान है। इस कार्यक्रम के तहत बस्ती और कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और श्रमिकों को रेलवे सुरक्षा, साइबर जागरूकता, महिला सुरक्षा, नैतिक शिक्षा तथा नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हम अपने स्टेशन पर और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरे अभियान को हमने जो नाम दिया वो एक पटरी की पाठशाला का नाम दिया है, जिसमें हमने बस्ती के जो स्टेशन के आसपास की जो बस्ती है, स्टेशन का वेटिंग एरिया, वेंडर्स और सभी जितने लोग भी स्टेशन पे मौजूद हैं, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, रेलवे के अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ा है। अभियान में बच्चों को कहानी, खेल, पोस्टर और गतिविधियों के माध्यम से रेल सुरक्षा नियम, गुड टच, बैड टच, अनुशासन और जिम्मेदारी की सीख दी जा रही है। चलती ट्रेन पर चढ़ने उतरने, ट्रैक पार करने, सेल्फी या मोबाइल के गलत उपयोग, पत्थर फेंकने और असुरक्षित व्यवहार के खतरों के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। साथ ही स्टेशन और ट्रैक के आसपास भिक्षावृत्ति, छोटी मोटी गतिविधियों में लगे बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा और पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेलवे पुलिस पटरियों के आसपास जो स्लम बस्तियां हैं उसमें जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सभी के लिए है। बच्चों को हमें ये समझाना है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, किस तरह से पटरी क्रॉस नहीं करनी है, ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है हमें ये नहीं सोचना है, प्लेटफॉर्म पे कैसे रहना है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हाथ बाहर नहीं निकालना है, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने के लिए नहीं लेना है। उसके अलावा गुड टच, बैड टच, नशे से दूर कैसे रहना है हमने ये भी सिखाया। हमने बुज़ुर्ग महिलाओं को और उनके पेरेंट्स को बताया कि आपको बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। महिला और साइबर सुरक्षा पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों में हेल्पलाइन नंबर 13912 और 1930 की जानकारी देकर यात्रियों को सतर्क और आत्मनिर्भर बनने की सीख दी जा रही है। जीआरपी का मानना है कि समाज की भागीदारी के बिना रेलवे सुरक्षा को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। तकनीक आधारित सुरक्षा और समुदाय के सहयोग से शुरू किया गया यह कार्यक्रम रेलवे पुलिस की नई सोच का उदाहरण है। बच्चों को जोड़ना अपने आप में एक दिक्कत भरा काम था,
क्योंकि पुलिस की नौकरी 24/7 आवर्स की होती है, जैसा आप जानते ही हैं। तो हमारी जितनी टीम यहाँ काम में लगी हुई थी सर, ये अपने ड्यूटी के साथ में ये एक्स्ट्रा आप वॉलंटियरशिप बोल रहे हैं जो ये सारे लोग कर रहे थे। और क्योंकि सारी एज ग्रुप के आप बच्चे देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ उस लेवल पे आके उनको साइबर क्राइम के बारे में बताना, पटरी पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बेटर। तो सर एक बहुत बड़ा जो है कैरिकुलम बहुत बड़ा था, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा था। बच्चों के साथ बच्चा बन के सर रात दिन काम किया है हमारी टीम ने। अब स्कूल जाता, घर पे रहता है, इसको अच्छा से सिखाते हैं मोबाइल नहीं देखना बेटा, अच्छे बच्चन के साथ में संगत, गंदे बच्चन के साथ में संगत नहीं करना, अच्छे से रहना, माँ बाप जो बोले वो काम करो, ऐसे हम सिखाते सर। इसमें मतलब जैसे बच्चे आते थे स्कूल से आकर फिर थोड़ा खेलना वगैरह करते थे, मोबाइल चलाते थे। अब जैसे आ गए तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और मोबाइल में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंदौर जीआरपी की हमारी सवारी भरोसे वाली और पटरी की पाठशाला पहले यह साबित करती है कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और तकनीक के साथ मिलकर बनाने वाली एक मजबूत संरचना है। यह नवाचार न केवल यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि रेलवे के आसपास रहने वाले नागरिकों में भी जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र का जालना जिला, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अब रेशम उत्पादन में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज आपको एक अनोखी पहल से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हां, ये पहल है सॉइल टू फैब्रिक। महाराष्ट्र का जालना जिला, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, उसने अब रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू ली हैं। यहाँ के किसानों को अब रेशम कोकून बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। जिला रेशम उत्पादन और उससे होने वाली आय में अव्वल स्थान पर है। इसी रेशम खेती में नई संभावनाएं तलाशते हुए एक रेशम उत्पादक गणेश शिंदे ने एक अनोखा कदम उठाया है। कोरोना काल में गणेश ने बेंगलुरु जाकर रेशम धागे से साड़ी बनाने और उसे रंगने का प्रशिक्षण लिया। जिला नियोजन मंडल की नवीन योजना के तहत उन्हें 4 हथकरघा और 2 रेशम धागा रंगने वाली मशीनें मिली। इसके बाद गणेश ने जालना में रेशम साड़ी बनाने का उद्योग शुरू किया। आणि जालना जिल्ह्यामध्येच रेशीमची साडी उपलब्ध होणे हे म्हणजे दुग्ध शर्करा असं आपण म्हणू, आणि याचा उपयोग असा आहे की सॉइल टू फैब्रिक जाणारा जिल्हा महाराष्ट्रातला पहला जिल्हा है। गणेश शिंदे की इस पहल ने जालना को महाराष्ट्र का पहला ऐसा जिला बना दिया जिसने सॉइल टू फैब्रिक की संकल्पना को साकार किया। उनके उद्योग में 4 प्रकार की रेशम साड़ियां बनाई जा रही हैं, जो बाजार में खूब पसंद किए जा रहे हैं। गणेश के इस उद्योग ने कुछ और लोगों को रोजगार दिया है और रेशम धागे को रंगने का काम भी शुरू हो चुका है। 6,500 से 20,000 रुपए की कीमत वाली ये साड़ियाँ ग्राहकों की पसंद के अनुसार रंगों और डिजाइनों में बनाई जा रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रेशम साड़ियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि रंग संगति और डिजाइन में भी नयापन देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेशम की भारी मांग को देखते हुए जालना के इस दुष्काली क्षेत्र से निकली ये उद्यमशीलता की कहानी निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। गणेश शिंदे का ये अनोखा प्रयास जालना को रेशम उद्योग का एक नया केंद्र बना रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के जालना से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने सॉइल टू फैब्रिक पहल, और अब आपको दिखाते हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक मशीनी दौर में विलुप्त होती हस्तकला को बचाने के प्रयास। जी हां, आपको लेकर चलेंगे लखनऊ की हमीदा बानो के साथ, जो कि 2 तीलियों यानी कि 2 सलाइयों से खूबसूरत स्वेटर बुनकर तैयार कर देती हैं, और तो और कई महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित कर रही हैं ताकि इस हस्तकला को बचाया जा सके। एक फंदा ऊपर, एक फंदा नीचे,
घटाने बढ़ाने की ये आवाजें 90 के दशक तक हर घर की महिलाओं के मुंह से सुनाई देती थी। लेकिन धीमे धीमे दौर बदला। आधुनिक कला ने मशीनें लॉन्च की और रेडीमेड गर्म कपड़ों का दौर शुरू होते ही ये कला खत्म होने लगी। लेकिन हाथों से बनी स्वेटर, शॉल, कपड़े आज भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। यह कला खत्म न हो, इसको लेकर हामिदा बानो भरपूर प्रयास कर रही हैं। हामिदा बानो ने जो बचपन में सीखा, आज उनका अनुभव 50 वर्ष का हो गया है। इस बुनाई कला को वो लड़कियों को मुफ्त में सिखाती हैं। उनका छोटा सा घर एक इंस्टीट्यूट में तब्दील हो गया है। सुबह से शाम तक उनके दरवाजे सीखने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हामिदा बताती हैं, उन्होंने बचपन में अपने घर की छत पर खड़े होकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला को स्वेटर बुनते देखा। उनको देखकर स्वेटर बुनने की इच्छा भी जागी और 2 झाड़ू के तिनकों से इसकी शुरुआत की और धीमे धीमे इस कला में माहिर हो गई। बुनाई हामिदा मैम से बुनाई सीखने आती हूँ। मुझे पता चला था, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से सीखा और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हामिदा मैम के पास आ गई सीखने। और ऐसे करते करते यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत सारे हमको स्टूडेंट मिले। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ। हामिदा बानो से बुनाई सीखने आने वाली समरीन का कहना है कि हमारी टीचर हामिदा बानो इस तरह की बुनाई सिखाती हैं कि जो भी बुने हुए स्वेटर देखता है उसकी सराहना करता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बुनाई, हाथों से बुनाई करना, तीलियों से बुनाई करना। और हमारे मतलब कल्चर में बहुत इज्जत है इस चीज़ की, हाथ की बुनाई की। और आने वाली जो बच्चियां सीख रही हैं, टाइम दे रही हैं, इनके हक में भी अच्छा होगा। जहां एक तरफ लखनऊ में चिकनकारी अपना अलग मकाम बनाए हुए है, तो वहीं हामिदा बानो जैसी महिलाएं हस्तशिल्प कला को आगे बढ़ा रही हैं। उनका ये प्रयास गायब होती कला को बचाए रखना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि दान के अनेक स्वरूप हैं। कोई रक्त देता है, कोई ज्ञान और कोई धन, पर एक दान ऐसा भी है जो जीवन भी देता है और मातृत्व का स्पर्श भी। जी हाँ, ये है माँ के दूध का दान, जहाँ एक माँ अपने बच्चे से आगे बढ़कर दूसरों के बच्चों को जीवन देती है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही एक भावुक यात्रा पर। धात्री दूध केवल पोषण नहीं, माँ के हृदय का उपहार है, जहाँ शरीर ही नहीं ममता का अंश भी प्रवाहित होता है। परंतु कुछ स्थितियों में जब माँ का दूध नहीं उतरता तो रोता हुआ केवल शिशु नहीं, माँ का मन भी टूट जाता है। और इसी पीड़ा को आशा में बदलने का कार्य किया है अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने, जहां स्थापित हुई है मां वात्सल्य मिल्क बैंक। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के हर एक मेडिकल कॉलेज में एक मिल्क बैंक शुरू करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। मिल्क बैंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अधूरे महीने के बच्चे आते हैं, या तो बहुत कमज़ोर होते हैं, या तो किसी और वजह से उनको वेंटिलेटर या कोई और दिक्कत होती है, तो उन सबको हम माँ का दूध जो धावण है वो प्रोवाइड करते हैं। मिल्क बैंक की कहानी पहले माँ की चिंता और संघर्ष से शुरू होती है, जब दूध ना उतरने की वजह से शिशु आईसीयू में भर्ती होता है और माँ भय, असहायता और बेचैनी से गुजरती है। और फिर यही चिंता समाधान में बदलती है मिल्क बैंक के आगमन के बाद। ह्यूमन मिल्क बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे माता आके अपने दूध का दान कर सकती है और वो दूध यहाँ पे स्टोर करने में आता है और ज़रूरतमंद बच्चों को फिर देने में आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले माता का काउंसलिंग, ब्लड टेस्ट किया जाता है, फिर हैंड वॉशिंग करके मिल्क एक्सप्रेशन किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास एडवांस्ड ब्रेस्ट पंप्स उपलब्ध है। फिर इस मिल्क को कूलिंग और पैस्चराइजेशन किया जाता है और फिर इसको डीप फ्रीज़र में -20 डिग्रीज पे स्टोर किया जाता है।
जब भी किसी बच्चे को ऐसे दूध की ज़रूरत हो तो ये दूध SNCU के बच्चों को डिस्पेंस किया जाता है। भावपूर्ण विस्तार। अहमदाबाद का यह मिल्क बैंक केवल सेवा नहीं, मातृत्व का विस्तार है। यहाँ जिन माताओं के पास दूध अधिक है वे इसे दूसरे शिशुओं के लिए समर्पित करती हैं और इस तरह एक माँ अनेक बच्चों की धात्री बन जाती है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ दूध निकालने के लिए और मुझे यहाँ पे 1.5 महीने हो गए बैंक में आते हुए। तो दूध निकलता है तो मतलब मैं दूसरे बच्चे को भी दे पाती हूँ। उसमें किसी माँ का दूध नहीं आ रहा है और मेरा जा रहा है तो अच्छी बात है। उसमें क्या दूसरे बच्चे को हमारे पीछे उसे जीवनदान मिलता है ना, तो और अच्छी है। माँ वात्सल्य मिल्क बैंक में जमा हर बूंद स्वच्छता, सुरक्षा और परीक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया से गुजरती है। इसके बाद यह दूध उन्हीं शिशुओं को दिया जाता है जिनकी मां का निधन हो चुका हो या प्रसव के बाद दूध नहीं उतर पा रहा हो। कोई भी माता अपने बच्चे के लिए भी वहाँ मिल्क डोनेट कर सकती है और कोई भी माता दूसरे के बच्चे के लिए भी मिल्क डोनेट कर सकती है। दोनों के लिए प्रोसेस में फ़र्क है। अगर आप किसी के लिए भी डोनेट करते हैं तो वो एक पास्चराइजेशन प्रोसेस थ्रू वो मिल्क को तैयार किया जाता है जो इन्फेक्शन रहित हो जाता है और जो किसी को भी दे सकता है। किसी भी माता का दूध किसी भी बच्चे को देने के लिए ये पूरा प्रोसेस करना होता है। और जब मदर अपने ही बच्चे को दूध देने का सोचती है तो जितनी बार, जैसे देखें ना कि एक टाइम पे अगर ज़्यादा दूध आ जाता है तो बच्चों की ज़रूरियात के अलावा जो दूध एक्स्ट्रा पड़ा रहता है उसको हम वहाँ मिल्क बैंक में डोनेट करके सेव कर सकते हैं और फिर जिस हिसाब से हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे जिस हिसाब से बच्चे की कैपेसिटी है उस हिसाब से वहाँ से लेके उसको पिलाया जा सकता है। यह मिल्क बैंक केवल एक व्यवस्था नहीं, माँ और माँ के बीच पुल है। यह हमें बताता है मातृत्व जन्म से नहीं, उदारता से जन्म लेता है। माँ के दूध की हर बूंद कहती है, मैं सिर्फ पेट नहीं भरती, मैं जीवन बचाती हूं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लक्ष्मण राजपूत के साथ ख्याति बाजपेयी जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये तमाम सकारात्मक खबरें, ये हर कहानी जज्बे से भरी हुई है और ये प्रेरणा देती है कुछ कर गुजरने का, कुछ बेहतर करने का, समाज के लिए मर मिटने का। जी हाँ, आपसे भी उम्मीद है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देश और समाज के विकास में अपना सकारात्मक योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।